हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के जो पीपल टीचर हैं उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल के बारे में जानकारी देने जा रही हूं, जिसका नाम है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल, जिसे विन्यास प्रेरणा कौशल, सेट इंडेक्शन स्किल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस कौशल के अंदर हम अपने जो टीचर्स हैं उन्हें इस बात पर बल देते हैं कि वो क्लासरूम में जब टीचिंग स्टार्ट करें तो टीचिंग स्टार्ट करने से पहले अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच कर लें। अब ये पूर्व ज्ञान की जांच करना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले आप सभी का ध्यान मैं इसी ओर आकर्षित करना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोगों को पता ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आज का जो समय चल रहा है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रचनावादी उपागम, जिसके बारे में हमने डिटेल में फर्स्ट सेमेस्टर में जाना था, आप लोगों को पता ही है कि इसके अंतर्गत एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञान को भरे नहीं, सूचनाओं को ना भरे, बल्कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करे जहाँ पर उसके विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान का सृजन करने का अवसर मिल सके। अर्थात कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यह मानकर चलती है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अब इन कंडीशन में जहाँ पर विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर रहे हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक शिक्षक के लिए जांचना, क्योंकि विद्यार्थी नए ज्ञान का सृजन अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हैं। इसलिए इसलिए एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह ये देखें कि उनके पास जो पूर्व ज्ञान है, जिसके आधार पर वह नए ज्ञान को सीखेंगे, वह एक्यूरेट है कि नहीं, उनमें किसी सुधार की तो अपेक्षा नहीं है। क्योंकि अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो विद्यार्थी जिस ज्ञान का सृजन करेंगे वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, विद्यार्थी किसी विषय का सार्थक अधिगम कर पाएंगे या नहीं, यह उनकी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना अर्थात उनके पूर्व ज्ञान ही तय करता है। मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के मजबूत होने की स्थिति में ही सार्थक अधिगम संभव है, अन्यथा नहीं। अर्थात विद्यार्थी किसी नए कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीख पाएंगे या नहीं, यह डिपेंड करता है कि उन्हें पहले से कितना मालूम है और वह कितना एक्यूरेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा बच्चा मैथ्स में मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न सीख रहा है, वह सही तरीके से मल्टीप्लाई तभी सीख पाएगा जब उसे पहले से नंबर्स का और टेबल का सही ज्ञान हो। ठीक उसी तरीके से शब्द हिंदी में शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण करना बच्चा बेहतर तरीके से तभी सीख सकता है जब उसे वर्णमाला का प्रॉपर नॉलेज हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक विद्यार्थी क्योंकि नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सीखते हैं, इसलिए एक शिक्षक के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच कर ले और उसमें अपेक्षित सुधार की यदि ज़रूरत है तो वह उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि तभी नया ज्ञान विद्यार्थी सही तरीके से सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो चलिए आगे हम अपने कौशल की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना कौशल। हमने शिक्षण कौशलों में बहुत सारे कौशल्स के बारे में जाना। इनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कौशल होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के ज़रिए जो हमारे पीपल टीचर हैं, जब उनको माइक्रो टीचिंग के दौरान हम इंट्रोडक्शन स्किल का अभ्यास कराते हैं तो हम उनको यही सिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जान सकते हैं और किस तरीके से आप उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए टीचिंग कराएंगे और किस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं नए ज्ञान को सीखने के लिए। इस प्रकार ये जो हमारा प्रस्तावना कौशल होता है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने और नवीन ज्ञान के साथ उसे जोड़ते हुए पढ़ाने और पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को तत्पर बनाने से।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, मैंने थर्ड पॉइंट में लिखी है कि यह कौशल ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ने की सलाह देने वाले शिक्षण सूत्र का पालन करता है। हमने बहुत सारे शिक्षण सूत्र पढ़े हैं, ज्ञान से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा प्रस्तावना कौशल है वो किस शिक्षण सूत्र का पालन करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो कुछ पता था उससे अब नवीन, जो कुछ नहीं पता है उसकी तरफ। यही वह कौशल है बच्चों जिसके जरिए एक शिक्षक अपना टीचिंग प्रभावपूर्ण तरीके से स्टार्ट करता है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस किस तरीके से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जान सकता है। चलिए देखते हैं। एक शिक्षक प्रस्तावना विधि के जरिए, प्रश्नोत्तर विधि के जरिए प्रश्न पूछकर अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच कर सकता है। वह उनके सामने कहानी सुनाकर या फिर अपने विद्यार्थियों से ही किसी टॉपिक पर कहानी सुनाने के लिए कहकर, या फिर कविता सुनाकर, या विद्यार्थियों से कहे कि वह अपने किसी टॉपिक पर कविता सुनाए, या फिर प्रदर्शन विधि अर्थात विद्यार्थियों को कोई चित्र, कोई मॉडल, कोई रियल ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कोई चीज़ें दिखाकर भी, और दिखाने के बाद उसके पश्चात उनसे संबंधित, उनसे प्रश्न पूछकर उनके पूर्व ज्ञान की जांच कर सकता है। डियर स्टूडेंट, इन सभी विधियों में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सरल होती है, इसका इस्तेमाल करना भी और प्रश्नों का निर्माण करना भी काफ़ी ज़्यादा सरल होता है अपेक्षाकृत कहानी, कविता या किसी चित्र या मॉडल के। और दूसरी चीज़ कि इसमें के इस्तेमाल में काफ़ी कम समय लगता है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हो जाते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पूछते हैं तो रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, हम ये कहते हैं ना कि अधिगम बेहतर तब होता है जब विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, तो उसकी पूर्ति यहाँ पर होती है। कहानी सुनाने में, कविता सुनाने में क्या होगा कि विद्यार्थी तो पैसिव लर्नर की तरफ केवल सुन रहे हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर के ज़रिए वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कोई भी टीचर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कई विधियों का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए, क्योंकि हम मोस्टली सभी लोग प्रश्नों को ही चुनते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि पर ही फोकस कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न होने चाहिए हमारे प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जब हम प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए? सबसे पहले हमारे प्रश्न जो हों वो काफ़ी सरल हों, ठीक, टफ नहीं होना है उनको, और काफ़ी छोटा होना है, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी लिमिटेड होता है। ठीक, दूसरा कि जो हमारे प्रश्न हों वो क्या से शुरू होने वाले नहीं होने चाहिए, अर्थात जिनका उत्तर हाँ या ना में विद्यार्थी दे, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। जैसे कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? तो जाहिर सी बात है कि बच्चा यहाँ पर हाँ या ना में उत्तर देगा, तो इस तरीके के प्रश्न नहीं होने चाहिए। तीसरी, जो हमारे प्रश्न हो वह विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होने चाहिए, पूर्व ज्ञान के अनुरूप ही होने चाहिए। मानसिक स्तर के अनुरूप का मतलब ये है कि हमें बच्चों की क्लास को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों का निर्माण करना है। छोटी क्लास का बच्चा है तो हमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाना है, और अगर वह बड़ी क्लास का है तो छोटे प्रश्न नहीं बनाने हैं। जैसे आप क्लास 6 के बच्चे से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और क्लास 10th के बच्चे से ये नहीं पूछेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है, बच्चों बताइए, तो वो बोलेंगे भारत। तो ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हमने बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही अपने क्वेश्चन को पूछना है। नेक्स्ट हो गया कि कक्षा में प्रश्नों का समान वितरण, अर्थात हमें केवल एक ही बच्चे से प्रश्न नहीं पूछने, हमें सभी पर कोशिश ये करनी है कि सभी बच्चों से प्रश्न पूछे। सभी बच्चों से नहीं भी तो मतलब हर डायरेक्शन में, जो सामने बैठे हैं उनसे, जो राइट एंड लेफ्ट जहाँ भी बैठे हैं उनसे प्रश्न पूछने हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने हैं जिनका बहुत सारा उत्तर निकले, या फिर जिनका अस्पष्ट उत्तर निकले। सपोज़ कई बार बच्चे इस तरीके का प्रश्न बना देते हैं कि आप कहाँ हो,
ये गलत उत्तर है, क्योंकि बच्चा कुछ भी बता सकता है इसका उत्तर। ठीक, तो एक्यूरेट ये होगा कि आप अभी कहाँ पर खड़े हैं, ये ठीक है, लेकिन आप कहाँ हो ये एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न हमको नहीं पूछने हैं जिसका उत्तर स्पष्ट नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए वो जिग-जैग होने चाहिए, मतलब एक जो हमने प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर आया, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह उसी पहले प्रश्न के उत्तर से जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट, प्रश्नों की संख्या कम से कम 4 और अधिक से अधिक 5 होनी चाहिए, और हमारा जो लास्ट प्रश्न होना चाहिए वह समस्यात्मक होना चाहिए। समस्यात्मक इसलिए क्योंकि जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तभी हम सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो हमारा जो समस्यात्मक प्रश्न होगा वह विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक माइक्रो लेसन प्लान बना के दिखा रही हूँ। इंट्रोडक्शन स्किल पे बेस्ड है ये। सबसे पहले यहाँ इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे। हम देख रहे होंगे यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। सॉरी, जिसमें सबसे पहले है कक्षा, समय, विषय, उपविषय, प्रकरण और दिनांक। प्रकरण को मैंने अंडरलाइन किया है। इसी तरीके से आप जब इंट्रोडक्शन स्किल पे बेस्ड एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार करेंगे तो सबसे पहले आप इसी तरीके का कॉलम वहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होता है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। एक हेडिंग हम डालते हैं जिसमें हम एक जनरल सा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि विद्यार्थी किसी भी पर्टिकुलर, यहाँ पे जैसे मैंने राज्यसभा लिखा प्रकरण उठाया है तो इसलिए मैंने लिख दिया कि राज्यसभा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय उसको लिखते हुए इस तरीके का ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे पूर्व ज्ञान में। हम ये मान कर चलते हैं कि विद्यार्थी को इसके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ठीक है, उसके बाद हम इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले होती है क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, नेक्स्ट है विद्यार्थी अनुग्रह, तीसरा है हमारा घटक। ठीक, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बच्चों ने आंसर दिया है गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर शहर प्रसिद्ध है। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया है वो देखिए जयपुर से ही रिलेटेड है। ये आप दर्शा रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन क्या है, जिग जिग बने हुए हैं। जयपुर शहर कहाँ स्थित है? जयपुर शहर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भारत का क्या है? राजस्थान भारत का एक राज्य है। राज्यसभा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मेरे क्वेश्चन थे वो कैसे बने, जिग जिग बने हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको भी बताना है। ये जो कॉलम हमारा है घटक का, यहाँ पर हमें जो भी घटक काम कर रहा है उससे ध्यान में रखते हुए घटक लिख देने हैं। ठीक, 1 2 3 4 इसके आगे डिटेल में मैं बताऊंगी आपको। लास्ट में हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम राज्यसभा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ आप बता देंगे कि आगे चल के आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार होता है। इसके साथ ही साथ हम क्या बनाते हैं, टेबल भी बनाते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें हम सबसे पहले घटक लिखते हैं, कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक, उसकी तरह यहाँ पर श्रेणी जिसमें 1 2 3 रेटिंग करता है हमारा जो ऑब्जर्वर होता है, आपका पीपल टीचर का जो ऑब्जर्वर है वह जब आप माइक्रो लेसन प्लान पढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखते हुए कि क्या वो घटक फॉलो हुए हैं नहीं, उसके आधार पर यहाँ पर रेटिंग करता है। हमारा पहला घटक है पूर्व ज्ञान से संबंध। ठीक, तो जो हमारी प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से वो जुड़े हुए हों। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। ठीक, छात्रों की सही प्रतिक्रिया, मतलब कि विद्यार्थियों ने सही रिस्पॉन्स दिया होना चाहिए। अगर दिया है तो
हम आगे घटक में लिखेंगे, अन्यथा नहीं। हमारी समयावधि उपयुक्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। 5 से 6 मिनट का हमें समय मिलता है। प्रश्नों का कक्षा में समान वितरण, सभी से पूछे जाने हैं प्रश्न। शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल अगर हुआ है तो हम लिखेंगे, अन्यथा नहीं हुआ है तो छोड़ देंगे। ठीक। प्रश्नों की सार्थकता, अर्थात प्रश्न जो हमारे हैं वह विषय से संबंधित होने चाहिए, इधर उधर के फालतू चीज़ों से संबंधित नहीं होने चाहिए। इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के कौन कौन से तरीके हैं, हमारे प्रश्न किस तरीके के होने चाहिए, हमारी जो पाठ योजना है, सूक्ष्म पाठ योजना, वह कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमने ऑब्जर्वेशन टेबल भी कैसे बनती है वो भी यहाँ पे देखा। ठीक। तो होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी। थैंक